बच्चों, आज मैं आपको एक नया अध्याय समझाने जा रही हूँ। कक्षा 8 से बस की यात्रा। इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई है। इस पाठ में लेखक ने अपनी एक यात्रा का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। एक बार लेखक बस की यात्रा से पन्ना जा रहे थे। पन्ना एक जगह का नाम है। जिस बस से वह गए वह बहुत पुरानी थी और इस यात्रा के दौरान उन्हें क्या क्या परेशानियां हुई, उन्होंने जो अनुभव किया, उनके साथ जो घटा, यह सब उन्होंने अपने इस निबंध में हास्यपद रोचक शैली में लिखा है। उन्होंने इस पाठ के द्वारा यातायात की बुरी व्यवस्था पर भी व्यंग किया है। उन्होंने टूटी फूटी बस के माध्यम से परिवहन साधनों पर ताना भी कसा है। इस कहानी में वह अपने मित्रों के साथ बस की यात्रा करते हैं और लेखक को यह हैरानी होती है कि इतनी बुरी हालत की बस भी क्या चल सकती है। तो आइए हम भी इस बस की यात्रा पर चलते हैं और इस हास्यपद यात्रा का आनंद लेते हैं। परंतु उससे पहले हम इस पाठ में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन को इस बस की यात्रा से जोड़ा गया है, तो हम इनके विषय के बारे में भी जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन, जिन्हें आप नॉन कॉरपोरेशन व सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडेंस के नाम से जानते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और यह आंदोलन रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। यह पहला जन आंदोलन था। यह आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा था और इस आंदोलन का मेन उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक पर जो ब्रिटिश सरकार द्वारा टैक्स लगाया गया था, उस टैक्स को हटाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। इसमें पूर्ण स्वराज्य पाने की डिमांड भी की गई थी। इस आंदोलन में ही दांडी मार्च की यात्रा निकाली गई थी और इसी आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो आगे हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों, तो चलते हैं हम बस की यात्रा पर। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो यहाँ पर 5 मित्र यानी लेखक और उसके 4 मित्र, उन्हें जाना था, तो उन्होंने समय से पहुँचने के लिए कहा कि चलो आज शाम वाली बस से ही चलते हैं। अब शाम वाली बस से पहुँचने, क्योंकि वो जो बस जाती है वो जबलपुर में ट्रेन भी मिला देती है, उनको समय पर वो पहुँच जाते हैं, क्योंकि उसमें से उनके 2 मित्रों को समय पर अपने ऑफिस भी जाना था। लेकिन एक आदमी ने ये कहा कि जो शाम वाली बस है वह उस पर सफ़र नहीं करना चाहिए। शाम वाली बस से सफ़र करने के लिए उसने मना किया। क्या रास्ते में डाकू मिलते? क्योंकि उसने जब ये सुना कि शाम वाली बस में हमें सफ़र नहीं करना चाहिए, तो उसे ये लगा कि ऐसा क्यों कहा। तो उसने कहा क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो बोलते हैं नहीं, बस डाकिन है। अब यहाँ बस डाकिन है, तो डाकिन का जो यहाँ मतलब है, डाकिन से है डरावनी। तो फिर आगे क्या बोलते हैं, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब यहाँ पर श्रद्धा का मतलब है आदर सम्मान से। और खूब वयोवृद्ध, वयोवृद्ध का मतलब है यहाँ पर जो बहुत ही बुजुर्ग हो जाता है, उससे अर्थ है यहाँ पर वयोवृद्ध का अर्थ। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी कि सदियों के, यानी कि जब कोई वृद्ध आदमी होता है ना, तो उसे पूरे जीवन का तजुर्बा होता है कि उसने क्या क्या किया है,
तो इसी तरह से ये जो बस की हालत उन्होंने देखी, तो उस बस की हालत से ये लग रहा था कि बस जो है बहुत ही वयोवृद्ध है, और उसने भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अनुभव लिए हैं। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। अब यानी कि जैसे हम अपने घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो उनको जिस तरह से हम कष्ट नहीं देना चाहते कि अब उनकी उम्र जो है आराम करने की है, तो इसीलिए जब लेखक ने बस को देखा, तो उसको भी मन में यही भाव आ रहे थे कि जो बस है वो इस हालत में अब नहीं है, यानी कि उसकी हालत भी उसी तरह से हो गई है जैसे कोई वृद्धावस्था में होता है और उसे आराम की आवश्यकता होती है। ऐसे ही बस की हालत वो जो थी वो भी इसी तरह की हो गई थी। तो उन्होंने बोला यह बस तो पूजा योग्य है, यानी कि अब इस बस को चलाना नहीं चाहिए, बस इसकी तो पूजा ही करनी चाहिए। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। फिर आगे है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। अब यहाँ पर हिस्सेदार कौन, यानी कि जिसकी बस थी उसके जो पार्टनर में था बस वाले के हिस्सेदार, यानी कि जिसकी बस थी उसके साथ जो उसका पार्टनरशिप था, मालिक था, वो भी उसी बस में जा रहा था। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है। वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। यानी कि उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, क्योंकि वो खुद भी तो वही सफ़र कर रहा था उसकी वजह से, वो कैसे कह सकता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा क्यों नहीं चलती है, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह। हाँ जी, और कैसे चलेगी, यानी कि बस अपने आप ही चलती है, उसे ड्राइवर चलाता है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगे पीछे करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो बस है इतने टाइम से लोगों को इसने अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचाया है, इसलिए इस बस को बहुत अनुभव है, ये समय पर हमें पहुंचा देगी ये मंजिल तक। उसका कहने का इस तरह का मतलब था। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय, यानी कि जो आजकल की जो नई नई बसें हैं उनसे ज़्यादा विश्वसनीय, हम इन पर भरोसा कर सकते हो। यानी कि उसका कहने का मतलब क्या था, ओल्ड इज गोल्ड। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंक, फकीर, आदमी को कुछ आदमी को चूक करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यानी कि जो उनको छोड़कर जा रहे थे बस में सवारी के लिए, उनके साथ जो उनके परिजन आए थे और जो उनको बस में सवार जाने के लिए छोड़ने आए थे स्टेशन पर, अब वो उनको उस बस की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि अब ये उनकी अंतिम यात्रा ही है, अब वो शायद नहीं आएंगे। तो उनके मन में विचार आने लगे भी जो आया है सो जाएगा, और होनी को कौन टाल सकता है, राजा हो, रंक हो, या गरीब फकीर यानी कि गरीब हो, कोई भी हो। फकीर कहते हैं ना भिखारी जो होते हैं, तो कोई भी हो जो आया है उसको तो जाना ही है। और इसके लिए तो एक मतलब नज़रिया बन जाता है, जिसकी मृत्यु जैसे लिखी है वो तो आनी है। इस तरह के विचार वो करने लगा। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, लेकिन जैसे ही लेखक ने देखा कि इंजन स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। यानी कि इंजन जो स्टार्ट हुआ, अब जैसे आपने देखा होगा गाड़ी कभी स्टार्ट होती है तो उसमें इंजन होता है, उसमें वाइब्रेशन होती है। तो बस पुरानी थी, खटर पटर हो रही थी, सारी चीज़ें उसकी हिली हुई थी। तो बस जब स्टार्ट हुई तो पूरी बस में ही कंपन होने लग गया। सिर्फ वैसे इंजन में होता है, यहाँ पूरी बस ही हिलने लग गई थी, और उन्हें ऐसा लगा जैसे हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, यानी कि काफ़ी शीशे जो थे खिड़की के वो भी टूट चुके थे, और जो बचे थे उनसे डर लग रहा था, जिस तरह से बस हिल रही थी कि कहीं कोई शीशा उन टूट कर ना लग जाए। उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था और हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। आगे बस सचमुच चल पड़ी, और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी।
उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिंसा सॉरी हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। जैसे मैंने आपको बताया था ना, असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, वही बात है यहाँ पर। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन से दौर से गुजर रही थी, यानी कि जिस तरह से उन्हें लग रहा था, बस की हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई आंदोलन करने जा रही हो। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, तो कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि हम सीट पर बैठे या सीट पर हमारे ऊपर है। इस तरह से बस की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा खराब थी। एकाएक यानी कि अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब जो रही सही कसर थी वो आगे निकल गई। अब क्या हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब भाई कैसे भी करके गाड़ी तो चलानी थी, तो उन्होंने क्या करा, बाल्टी में रखी साइड में और उसमें एक पाइप लगाया जिससे कि पेट्रोल इंजन में जाता रहे और गाड़ी चलती रहे। निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। यानी कि उसको ऐसा लग रहा था जैसे माँ बच्चे को मुंह में दूध की शीशी, क्योंकि बस की उनको हालत पता थी, तब भी वो आराम से बस को लेकर आ गए। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि जिस तरह से बस अभी तक चलकर आ रही थी, तो अब लेखक को भी ये लग रहा था कि इस बस में अब सफ़र करना बहुत ही मुश्किल है। अब उसको ऐसा लग रहा था जैसे ब्रेक भी फेल हो जाएंगे और इसकी स्टीयरिंग भी टूट सकती है। जब इंजन की टंकी में छेद हो गया तो और इससे ज़्यादा क्या होगा। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, यानी कि जब वो धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी तो आसपास में जो पेड़ थे प्रकृति के और उन पे जो पक्षी बैठे हुए थे, वो बहुत ही मनोहारी दृश्य लगता है। लेकिन उस समय वो उन्हें दुश्मन की तरह लग रहे थे। जो भी पेड़ आता और उनको ये डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी इन पेड़ों से ना टकरा जाए, क्योंकि यदि जरा सी भी गाड़ी पेड़ से टकराई तो वहीं बहुत बुरा हो सकता था। इसलिए उन्हें वो पेड़ भी दुश्मन नज़र आ रहे थे। आगे ही उन्होंने एक झील देखी और झील को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था मानो जैसे अगर गलती से भी इंजन उस मतलब ब्रेक फेल हो गए तो अभी उनकी गाड़ी जो है उस झील में गोता लगा जाएगी। एकाएक यानी अचानक फिर से बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं, यानी कि सब तरह से उसने अपना अगड़म तगड़म सब लगा लिया, कोशिश कर ली, लेकिन बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, यानी कि कंपनी के जो मालिक थे वो ये कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है, यानी कि बस बहुत ही अच्छी है, एकदम बढ़िया। जी यह तो इत्तेफाक की बात है, यानी कि वो वही कोई अपनी चीज़ कभी ख़राब थोड़ी ना कहता है। इसी तरह से अभी भी कम गाड़ी का जो मालिक था, हिस्सेदार था, वो अभी भी यही बात कह रहा था इतनी कंडीशन ख़राब होने के बावजूद भी कि बस तो फर्स्ट क्लास है, यह तो इत्तेफाक की बात है कि वो ख़राब हो रही है। छीण चांदनी, छीण यानी जब कोई चीज़ कम होने लगती है। चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, यानी कि उसको देखकर बहुत ही दया आ रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, यानी कि जैसे कोई बुजुर्ग चलते चलते थक जाता है ना और पेड़ के नीचे बैठ जाता है, तो ऐसे ही उसको भी लग रहा था लेखक को कि जैसे यह वृद्ध जो बस है वो थक गई है और अब पेड़ के नीचे बैठकर आराम करना चाहती है। और हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि का यहाँ पर अर्थ है अपने आप से उन्हें घृणा हो रही थी लेखक को कि एक ये वृद्ध जैसी बस और उसमें भी हम लद कर चले आ रहे हैं। तो इसलिए लेखक को यह सोचकर अपने आप में ही ग्लानि हो रही थी। अगर इसका प्राणांत हो गया, यानी इसके प्राणों के अंत हो गया, तो इस बियाबान, बियाबान का मतलब है घना जंगल। बियाबान का अर्थ है घने जंगल में
हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी कि इसका अंतिम संस्कार हमें इसी घने जंगल में करना पड़ेगा। फिर आगे क्या होता है, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, यानी कि अब कोशिश फिर से करने लग गए हिस्सेदार साहब कि चलो बस कैसे ना कैसे स्टार्ट हो जाए। तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत खोला वोला ठीक करा, बस आगे चली और उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों में ज्योति जाने लगी, यानी कि बस जो थी वो वृद्धा के रूप में बताया है क्योंकि बस बहुत पुरानी थी। तो अब लेकिन लेखक को ऐसा लग रहा था कि अब ये बस इसकी और ज़्यादा हिम्मत नहीं है, अब इसका अंतिम समय आ गया है, इसलिए आंखों की ज्योति अब ये यानी कि अब इसका अंतिम समय आ चुका है। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, उसकी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी, वो धीरे 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 चल रही थी और आसपास आने जाने निकलने वाली बसें सब बराबर से तेज स्पीड में निकलती चली आ रही थी और वो उनसे कह रहा था कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह अब उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी कि टायर पंचर हो गया। हम बहुत ज़ोर से हिलकर, मतलब जो बस थी वो बहुत ज़ोर से हिली और एकदम थम गई। तो वह अगर वह स्पीड में होती तो ज़रूर उछलकर नाले में गिर जाती क्योंकि वो पुलिया पर थे। लेकिन धीरे चलने के कारण जब टायर मतलब पंचर हुआ तो वह आराम से वहीं रुक गई। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, यानी कि आदर सम्मान के भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे हैं, यानी कि उनको ये बात तो पता ही थी भाई, जब उनकी बस है तो उनको इतना तो पता ही होगा कि बस की हालत कैसी है। इतना भी नहीं पता कि टायर भी कैसे हैं, और फिर भी वो उस बस में सवारी कर रहे हैं खुद भी, और जान हथेली पे लेके इतने सारे लोगों को भी सवार कराकर ले जा रहे हैं। उपसर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी कि वो इस तरह से अपने मन में विचार करने लगे। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी क्योंकि अब कितने टायर, वो टायर खराब था, धीरे धीरे कहाँ तक पहुंच भी नहीं पाया और क्या उम्मीद की जा सकती थी कि वो अपने मंजिल पर पहुंचाएगी हमें। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी, यानी कि अब उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि पन्ना क्या जाएंगे, अब यह बस हमें कहीं भी नहीं छोड़ सकती। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे धीरे धीरे उस लोग को अपने प्राणपण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए और हमें बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो देखा आपने बच्चों किस तरह से बड़े हास्यपद शैली में यह कहानी जो है लिखी गई है, निबंध। और इसमें वही यातायात में किस तरह से लापरवाहियाँ की जाती हैं, और फिर भी जबकि हिस्सेदार को सब कुछ पता था कि बस की क्या कंडीशन है, फिर भी वह जान हथेली पर लेके खुद भी सवार था और लोगों को भी उनकी मंजिल तक ले जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि इस ऐसी कंडीशन में कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पर जो लेखक हैं परसाई जी, उन्होंने इसी यातायात के परिवहन साधनों पर व्यंग कसा था और इस बात को उन्होंने अपनी इस शैली में बड़े व्यंगपूर्ण ढंग से लिखा है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह अध्याय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।